स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हर बार जब एक बड़ा टेररिस्ट अटैक होता है, एक धमाका होता है, तो सारी सर्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की जाके रुकती है किस देश पर? पाकिस्तान पर। और पाकिस्तान क्लियर कट डिनाई कर देता है कि इसके पीछे पाकिस्तान मिलिट्री का कोई रोल नहीं था। पॉइंट इंपॉर्टेंट यह है कि पाकिस्तान इसको डिनाई करने के साथ साथ ट्रेनिंग कैंप्स बना चुका है जहां से वो एक प्रॉक्सी वॉरफेयर लड़ रहा है। सो नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल अब इस वॉरफेयर में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का जो सीक्रेट टेरर यूनिट है S1 सबवर्जन 1, जहां से फंडिंग आ रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है क्रॉस बॉर्डर हाइब्रिड टेरर अटैक्स के लिए, एक नेटवर्क बना करके इंडिया में कहां कहां पर अटैक करना है इसकी जानकारी दी जाती है, उनको रिक्रूटमेंट किया जाता है और स्पॉन्सरशिप पाकिस्तान मिलिट्री द्वारा है, ISI द्वारा है। जो डीप स्टेट है पाकिस्तान का, वो वॉर तो करना चाहता है इंडिया के साथ, लेकिन उसे पता है कि बार बार हार मिलेगी। तो उसने क्या किया, एक नया तरीका इजाद किया जिसको हम इजीली वो डिनाई कर सके। आपने देखा अभी रिसेंटली लाल किले के पास अटैक होता है, एक स्लो मूविंग कार आती है और रेड लाइट के पास रुक जाती है, जिसमें होता है एक्सप्लोजिव बॉम्ब और धमाका होता है बहुत तेज। सो इंपॉर्टेंट है कि एक कैपिटल टेरिटरी में, देश की कैपिटल में, और वो भी एक हेरिटेज के सामने इतना बड़ा धमाका क्या सिग्निफाई करता है। बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इंक्लूडिंग द पुलिस फ्रॉम JNK, उन्होंने फरीदाबाद में कुछ एक्सप्लोजिव सामान पकड़े। तो क्या ये नेटवर्क्ड इफेक्ट जो इंडिया में ऑपरेट कर रहा है पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड है, इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान क्यों नहीं लेता है और इंडिया क्या कर सकता है? हमने क्या क्या स्टेप्स ऑलरेडी लिए हैं। इसको समझने के पहले हमें एक चीज इंपॉर्टेंट है समझना, टाइमलाइन को, क्योंकि ये पहला अटैक नहीं है पाकिस्तान द्वारा। 1993 मुंबई ब्लास्ट जब आप देखते हैं, सीरियल ब्लास्ट जो हुए थे, उसके पीछे ISI के फिंगरप्रिंट्स थे, और उस ISI के फिंगरप्रिंट जो उनकी एक अपनी एजेंसी है, इंटर सर्विसेज एजेंसी जो स्पाइंग का काम करती है, उसने ही ये मुंबई सीरियल ब्लास्ट स्पॉन्सर करवाए थे। 2001 में इंडिया के पार्लियामेंट पे अटैक होता है, जिसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर ताइबा जिसके पीछे होते हैं, ये जिम्मेदारी लेते हैं, पाकिस्तान के स्टेट पे जिम्मेदारी नहीं जाती है। मुंबई का 26/11 का अटैक, जहां पे 10 गनमैन आ जाते हैं दहशतगर्दी करने, वो भी सी रूट से मुंबई के अंदर, और सिविलियंस को टारगेट किया जाता है, क्योंकि सिविलियंस द्वारा ही सरकार पे प्रेशर पड़ेगा, एक इकोनॉमी डिस्टेबलाइज होगी। पठानकोट एयरबेस अटैक, एयरबेस पे एक नॉर्मल प्रॉक्सी वॉरफेयर यूनिट काम करना बहुत मुश्किल है, अनलेस एंड अनटिल उसके पास मिलिट्री रिकॉनिसेंस की इंफॉर्मेशन पहले से हो, जहां पे पाकिस्तान के मिलिट्री ने डायरेक्टली वो इंफॉर्मेशन साझा की ये अटैक कराने के लिए। पुलवामा अटैक कैसे भूल सकते हैं, हमारे CRPF जवान की बस जा रही थी और वहां पर 40 CRPF जवान शहीद होते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। वहां पर एक सुसाइड बॉम्बिंग कार आती है और उनके बगल में ब्लास्ट हो जाती है। पहलगाम अटैक 2025 में, पहलगाम अटैक जहां पे हमारे टूरिस्ट गए थे JNK के साथ, जब कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन होता है और वहां पर टूरिज्म इकोनॉमी फ्लरिश कर रही होती है, और वहां पर अटैक किया जाता है टूरिस्ट पे। ये एक पहला टूरिस्ट पे अटैक था, क्योंकि पाकिस्तान इस बात से नाखुश था कि JNK अच्छा कैसे कर रहा है। JNK पर्टिकुलरली जम्मू एंड कश्मीर में, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां पे उन्होंने ट्रेनिंग कैंप्स बना चुके हैं रेडिकलाइज्ड यूथ के, जिनको वो भड़काते हैं कि इंडिया में किस तरीके से टेरर को, दहशतगर्दी को और बढ़ावा देना है। एक इनविजिबल बैटलफील्ड है ये। इनविजिबल बैटलफील्ड क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान बार बार इसको डिनाई करता है कि हम ऐसा कुछ भी कर रहे हैं। S1 इज मोर डेंजरस, अपनी कैपेसिटी की वजह से कम है, बिकॉज ऑफ इट्स डिनायबिलिटी। पाकिस्तान ऐसा कहता है कि हमने तो कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं बनाया है। वो US को भी यही कहता था कि हमारे पास ओसामा बिन लादेन नहीं है, जब तक कि अबोटाबाद से पकड़ा गया। सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप सांप को तो पालो, लेकिन सिर्फ नेबर्स को कट करने के लिए, तो पाकिस्तान को भी खामियाजा भुगतना पड़ता है इसका। सबवर्जन 1 यूनिट ऑपरेट कैसे करती है? उसके पीछे डायरेक्ट ISI का सपोर्ट है, और वो अपने आप को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करती है, लश्कर ताइबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन।
ये नॉन स्टेट एक्टर्स, यानी कि वो सरकार के नुमाइंदे बन के नहीं काम करते हैं, वो अपनी एक रेडिकल टेरर ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम करते हैं, जिनके पीछे स्पॉन्सरशिप सरकार की होगी, आईएसआई की होगी, स्पेशल विंग काम करता है, उनको पैसे फंडिंग देने का भी काम होता है। दिस इज मोर लाइक ओवरग्राउंड वर्कर्स, जो स्लीपर सेल्स की तरह हम आपके बीच में इंडिया में भी रह रहे हैं और एक नॉर्मल सी नौकरी कर रहे हैं, इस नेटवर्क द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। यहां पर 3 इंपॉर्टेंट लेयर हैं। ऑपरेशनल हैंडलर्स, जो उनको रिक्रूटमेंट के लिए हेल्प करेंगे और इनके ट्रेनिंग कैंप तक लेके जाते हैं और उनको डिप्लॉय करते हैं, जैसे मानशेरा, मुजफ्फराबाद, भावलपुर में इनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं। लॉजिस्टिकल नेटवर्क की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि पैसा बहुत जरूरी है। फंड एंड मूव वेपन्स, ज्यादातर पैसा ड्रग मनी से आता है। ड्रग मनी जो अफगान और ईरान के नेटवर्क के थ्रू पाकिस्तान में आती है और पाकिस्तान के मुजाहिदीन जो है उसका उपयोग इंडिया के अगेंस्ट करते हैं। ड्रग मनी, हवाला ट्रांजैक्शंस, ब्लैक मनी, इसका प्रयोग यहां पर किया जाता है टेरर फाइनेंसिंग के लिए। नैरेटिव कंट्रोल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू इंडोक्ट्रिनेट एंड इन्फ्लुएंस द यूथ, डिसइल्यूजन्ड यूथ। उनको ये कोशिश करते हैं कि जिनकी अगर कुछ भी मांगे पूरी नहीं हो पाई है तो उसको सरकार के अगेंस्ट कैसे ले जाया जा सकता है। फीड प्रोपेगेंडा टू लोकल कश्मीरी यूथ, और ट्राइबल्स को भी ये रिक्रूट करते हैं इसमें, और जहां पर ये एंड्योरेंस ट्रेनिंग देते हैं, वेपन चलाना सिखाते हैं, बॉम्ब बनाने से लेकर के बॉम्ब को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इसकी ट्रेनिंग भी इनको दी जाती है। क्योंकि एक शैडो वॉर क्रिएट किया पाकिस्तान ने। ये शैडो वॉर की जरूरत क्यों पड़ रही है? ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स की फिलॉसफी की वजह से पड़ रही है। 1947 के बाद से पाकिस्तान ने 4 मेजर वॉर लड़े इंडिया के साथ, और चारों में उसकी हार हुई पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के जनरल को यह बहुत अच्छे से रियलाइज हो गया, समझ में आ गया कि डायरेक्ट मिलिट्री वॉर के थ्रू हार मिलेगी, पाकिस्तान को जीत नहीं सकता है। तो उन्होंने अपनी प्लेबुक, पाकिस्तान वॉर मैनुअल, चेंज कर दी, और उसमें उन्होंने क्या कहा कि अब हमें ऐसे जवान नहीं चाहिए जो यूनिफॉर्म पहन के लड़ाई करें, हमें ऐसे जवान चाहिए जिनको हम ट्रेनिंग देंगे, बिल्कुल मिलिट्री वाली सेम ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन वो बिना यूनिफॉर्म के लड़ाई करेंगे और हम उन्हें डिसोन कर देंगे। हम ऐसे बोलेंगे कि ये पाकिस्तान के स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो फाइटर्स विदाउट यूनिफॉर्म्स की एक नई टुकड़ी बनाई जाती है, जिसको ट्रेनिंग अलग से कैंप में दी जाती है, और ग्लोबल स्टेज पर पाकिस्तान उसको डिनाई कर देता है। दिस इज व्हाट मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट कॉल प्रॉक्सी वॉरफेयर। और इसी दौरान पाकिस्तान जब 1990s में सबवर्जन 1 और ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत करता है, तो वो एक टेररिस्ट मैन्युफैक्चरिंग मशीन बना लेता है। इसकी शुरुआत एक्चुअली पहले की गई थी जब कोल्ड वॉर टाइम था, तब रशिया के अगेंस्ट यूएस यूज कर रहा था पाकिस्तान को, और जैसे ही वो कोल्ड वॉर खत्म होता है, वो क्या करते हैं, अगेंस्ट इंडिया उसको पोर्ट्रे कर देते हैं। पाकिस्तान ने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया इस ट्रेनिंग कैंप को अपने गवर्नेंस में, क्योंकि पाकिस्तान जो है कंट्रोल होता है अपनी मिलिट्री द्वारा। पाकिस्तान इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इट थ्रू इट्स पावरफुल स्पाई एजेंसी, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, और आईएसआई। उसी के अंदर एक विंग बनाया इन्होंने, S1 यूनिट। इट्स अ स्पेशलाइज्ड विंग विद इन आईएसआई's डायरेक्टरेट फॉर इंडिया ऑपरेशंस। इंपॉर्टेंट है, इस ट्रेनिंग कैंप का एक मेजर काम है टुवर्ड्स इंडिया। वो इंडिया पे किस तरीके से नेटवर्क बना करके अटैक कर सकते हैं। लिटरली मीन्स ऑर्गेनाइज्ड डिस्टेबलाइजेशन, यानी एक ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे इंडियन इकोनॉमी को, इंडिया के लोगों में जो अमन चैन है, पीस है, ग्रोथ है, उसको हम डिस्टेबलाइज करें। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईएसआई थ्रू दिस विंग। जेनेसिस कहां से होता है S1 का? जो ब्लूप्रिंट है, कोल्ड वॉर के बाद से जो अफगान जिहाद था वो तो खत्म हो गया, तो अब इसको किस दिशा में लेके जाया जाए। इनके ट्रेनिंग कैंप्स तो थे पहले से, तो इन्होंने एक नई दिशा दी भारत के अगेंस्ट। तो जिहाद अगेंस्ट भारत ऑन इंडियन सॉइल। ISI decided to redirect this machinery, this time towards India और स्पेशली कश्मीर, क्योंकि उस समय जम्मू एंड कश्मीर के पास जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां पर पाकिस्तान ने अपने कैंप्स बनाना शुरू किए, और उन कैंप में ट्रेनिंग दे करके लोकल कश्मीरी यूथ को वो अपने पास इंडोक्ट्रिनेट करते थे, और वो उनके लिए ओवरग्राउंड वर्कर का काम भी करते थे। सो S1 was allegedly formalized a directorate टास्क 2। उसका टास्क क्या था? सबसे पहले रिक्रूट करना रेडिकल्स को, यूथ फ्रॉम कश्मीर एंड पाकिस्तान के ट्राइबल बेल्ट से भी उन्होंने रिक्रूटमेंट जारी रखा।
ट्रेन देम इन गुरिल्ला वॉरफेयर, एक्सप्लोजिव्स, इन्फिल्ट्रेशन, किस तरीके से इन्फिल्ट्रेट करना है, और सबके लिए अलग अलग हैंडलर्स हैं। जिसका काम रिक्रूट करना है वो रिक्रूटमेंट में माहिर कर दिया गया उसको, जिसका काम है कि उन तक लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचाना, पैसे पहुंचाना, फोन पहुंचाना, उसने उस काम में माहिर हो गया वो। और एक है कि गुरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग कैंप को किस तरीके से लीड करना है। मास्टरमाइंड्स नेटवर्क बनाने लग गए, अलग अलग जगह पर अलग अलग स्लीपर सेल्स उन्होंने रिक्रूट कर लिए। फाइनेंस देम यूजिंग ड्रग स्मगलिंग, फेक करेंसी एंड हवाला। कंट्रोल द नैरेटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूजिंग मीडिया प्रोपेगेंडा एंड रिलीजन। और इसी के तहत पाकिस्तान ने अपनी इन्फिल्ट्रेशन स्ट्रैटेजी को एक नया रूप दिया स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर अटैक से। 1993 में जो मुंबई बॉम्बिंग्स हुई थी, ये पहला ऐसा केस देखने को मिलता है जहां पे इस तरीके के सीक्रेटिव यूनिट प्रॉक्सी वॉरफेयर के तरीके से आकर के अटैक करती है। 12 कोऑर्डिनेटेड ब्लास्ट होते हैं जिसमें 257 लोग की जान जाती है। और मास्टरमाइंड कौन था इसके पीछे? दाऊद इब्राहिम एंड टाइगर मेमन, बोथ प्रोटेक्टेड बाय आईएसआई। और ट्रेनिंग एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट राउटेड थ्रू S1 नेटवर्क, सबवर्जन 1 यूनिट्स नेटवर्क। तो इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए इनके प्रॉक्सी ग्रुप्स आ जाते हैं। इफ वी कांट डिफीट इंडिया मिलिट्री थ्रू मिलिट्री, वी विल ब्लीड इट थ्रू 1000 कट्स। अलग अलग 1000 कट अलग अलग भारत के सॉइल में ऐसे टेरर और दहशतगर्द के बम धमाकों से वो परेशान करेंगे। फाइनेंशियल एंड ड्रग नेक्सस, हाउ डज S1 फंड इट्स ऑपरेशंस? इंपॉर्टेंट ये है जानना कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का कहना है कि बजट में जो पैसा आ रहा है ये नारकोटिक्स ट्रेड से आ रहा है पाकिस्तान के, और यही इस्तेमाल किया जाता है, यही डर्टी मनी, ब्लड मनी इस्तेमाल की जाती है टेरर फाइनेंसिंग में। एवरीथिंग फ्रॉम राइफल्स टू रिक्रूटमेंट वीडियोस, इट्स अ पैरेलल इकोनॉमी इनटू द पाकिस्तान। इंडिया तभी ऐसी फेक करेंसी को और ब्लैक मनी को कर्ब करने में लगा हुआ है। व्हाट एनालिस्ट कॉल टेररिज्म ड्रग नेक्सस। टेरर और ड्रग्स का एक पैरेलल नेक्सस है। जब तक ड्रग नेक्सस को हम खत्म नहीं करेंगे तब तक टेरर की फाइनेंसिंग बंद नहीं होगी। डीप स्टेट एंड सिविलियन डिनायल इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान को सिंपली स्टॉप करने के लिए उनके जो लीडर्स हैं वो क्लियर कट बोलते नहीं है कि ये पाकिस्तान के द्वारा ही स्पॉन्सर्ड है। व्हाई डजंट पाकिस्तान सिंपली स्टॉप? पाकिस्तान सेलेक्टेड लीडर्स डोंट फुल्ली कंट्रोल द आईएसआई। आईएसआई इज कंट्रोल्ड बाय देयर मिलिट्री। और मिलिट्री में आपने देखा किस तरीके से अब आसिम मुनीर को उन्होंने फील्ड मार्शल बना दिया, अनप्रेसिडेंटेड पावर्स दे दी, सो पावरफुल देन द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट एंड अबव द रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। तो अब वो जो चाहे वो कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली। वो दहशतगर्दी भी कॉन्स्टिट्यूशनली पाकिस्तान में फैलाई जा सकती है। सिंस जियाउल हक एरा द आर्मी हैज बिकम द अल्टीमेट पावर सेंटर। तो वो पावर सेंटर आज बहुत और ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। पाकिस्तान के पास भी इकोनॉमिक क्राइसिस है, उनके पास पैसे नहीं हैं फॉरेक्स रिजर्व्स में, वो आईएमएफ के पास जाते हैं बेल आउट के लिए। सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट नेवर डिसमेंटल्स S1, लेकिन S1 के पास सबवर्जन 1 यूनिट चलाने के लिए पैसे पाकिस्तान के पास हैं, क्योंकि वो टेरर फाइनेंसिंग से आ रहा है। सिविलियन यूज के लिए पैसे नहीं है, डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं है, टेरर फाइनेंसिंग के लिए पूरे पैसे हैं। बिकॉज टेरर हैज बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ये इंपॉर्टेंट है समझना कि इस फॉरेन पॉलिसी जो उन्होंने स्टैब्लिश कर लिया टेररिज्म के ग्राउंड पर, वो गलत है। इंडिया की काउंटर स्ट्रैटेजी क्या है? पहले भारत डिप्लोमेसी और डॉजियर्स यानी कि ग्लोबल स्टेज पर यूनाइटेड नेशंस पे हम बहुत क्रिटिसाइज करते थे पाकिस्तान को। बहुत बार क्रिटिसाइज किया गया कि पाकिस्तान जो है अब होम ग्रोन टेररिस्ट पैदा कर रहा है, वो अपनी मिट्टी पर ही ट्रेन कर रहा है। नाउ इट्स अ मिक्स ऑफ डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव स्ट्रैटेजीज, डिफेंसिव एज वेल एज ऑफेंसिव। इंडिया अब अटैक भी कर रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक भी कर रहा है पाकिस्तान के साथ। इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन एंड सर्जिकल स्ट्राइक 2016, बालाकोट एयर स्ट्राइक्स। हम अब पाकिस्तान को यह क्लियर कट बता दे रहे हैं कि हम क्रिटिसाइज तो करेंगे ग्लोबल स्टेज पर, बट एज वेल एज इंडिया कैन पेनिट्रेट एंड मिलिट्री विल कम टू अटैक दीज सेंटर्स, ट्रेनिंग कैंप्स। इन्वेस्टमेंट इन लोकल इंटीग्रेशन, हम लोकल यूथ को डेवलपमेंट के थ्रू बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस क्या है। आज कश्मीर की जो आबादी है वो बहुत खुश है क्योंकि वहां पर टूरिज्म बढ़ रहा है, वहां का जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है, वहां के मिनरल्स से वो पैसे कमा पा रहे हैं, वहां पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और 60,000 करोड़ का पिछले 5 सालों में इन्वेस्टमेंट भी आया है।
counter radicalization initiatives. So as one retired Indian general once said, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम टेररिज्म नहीं है, पाकिस्तान से प्रॉब्लम इस बात की नहीं कि टेररिज्म है वहां पर या वो टेरर फैला रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान की कि वो डिनाई कर देते हैं कि वो ऐसा कुछ कर रहे हैं, वो मानते नहीं है इस बात को। एंड डिनाइल इज द मोस्ट डेंजरस वेपन ऑफ ऑल। ये डिनाइल ही सबसे बड़ा वेपन है उनके हाथ में। सो द नेक्स्ट टाइम यू हियर अबाउट अ टेरर अटैक इन इंडिया, जब टेरर अटैक हो रहा हो, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि किसने वो ट्रिगर पुल किया है, किसने वो बॉम्ब ब्लास्ट किया है, या किस रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने वो काम किया है। इंपॉर्टेंट ये है समझना कि उसके पीछे कौन था जिसने उसको फाइनेंसिंग दी है, फंडिंग दी है, उस नेटवर्क का हिस्सा बनाया है। Who trained the hand that held it? तो उसके पीछे आता है ISI and Pakistan. So this is more important to take action seriously in the diplomatic and foreign policy manners. To all the serious aspirants of UPSC, success in prelims program start हो चुका है और कल से ही स्टार्ट हुआ है। 10 नवंबर से आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको जल्दी से जल्दी। 3 भाषाओं में अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश। 2 बैचेस हैं, गोल्ड एंड प्लैटिनम। आप यूज कर सकते हैं कोड ART लाइव। किसी को भी डाउट है आप मुझे रीच आउट करो at 7303212303 regarding success in prelims program. Now this program is more special because आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई कर पाते हो। जब आपने साल भर पढ़ाई की है उसमें कोर, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, लेकिन जब आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ने लग जाते हो तो आपको पता चलता है MCQs को किस तरीके से सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कौन से थीम्स इंपॉर्टेंट हैं। दिस इज मोर फोकस्ड इन दिस क्रैश कोर्स और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते हैं आफ्टर स्टडिंग दो सब्जेक्ट। सो डू ज्वाइन दिस प्रोग्राम और रीच आउट टू मी बाय यूजिंग द कोड ART Life. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।